दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव तो जानते हो, ऑप्टिकली एक्टिव से मुराद कि ये सारे जो हैं ये लाइट को रोटेट कर सकते हैं। लाइट को रोटेट करने वालों को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और जो शुगर्स होते हैं, स्पेशली जो मोनोसेकेराइड होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ज़रूर 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 2, 3, 4 क्या पाए जाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन पाए जाते हैं। अच्छा, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास 2 तरह के हम क्लासिफिकेशन करेंगे। एक क्लासिफिकेशन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। जो पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, ये फर्स्ट वन है। और ये किस बुनियाद पर है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। किसकी बुनियाद पर? शुगर यूनिट्स की बुनियाद पर, सैकराइड्स की बुनियाद पर। शुगर यूनिट्स को क्या बोलते हैं? सैकराइड्स बोलते हैं। शुगर यूनिट्स को क्या बोलते हैं? सैकराइड्स। अब शुगर यूनिट से क्या मुराद है? बच्चे बोलते हैं सर शुगर यूनिट क्या है? शुगर यूनिट बोलते हैं मोनोमर्स को। शुगर यूनिट्स किसको बोलते हैं भैया? मोनोमर्स को बोलते हैं। मोनोमर मैं पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। मोनोमर बोलते हैं उस कंपाउंड को, उस स्मॉल मॉलिक्यूल को जिससे पॉलीमर बनते हो, उनको हम बोलते हैं मोनोमर, बुनियादी इकाई को। तो हमारे जो शुगर यूनिट्स हैं इनमें आपका ग्लूकोज आ रहा है, इनमें आप लोगों का क्या कहते हैं, पेंटोज आ रहा है, इसमें आप लोगों का आप क्या कहते हैं, इसमें ट्रायोज आ रहा है, इसमें आप लोगों के ये अभी जो हम लोगों ने पढ़े ग्लाइसरल्डिहाइड आ रही है। ये छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, ये बुनियादी जो मॉलिक्यूल है, इनको हम बोलते हैं शुगर यूनिट्स, जिन्हें आप लोग बोलते हैं मोनोमर्स। अभी हम डिस्कस भी करेंगे मोनोसेकेराइड्स। तो इन मोनोसेकेराइड्स को असल में बोलते हैं शुगर यूनिट्स, मोनोसेकेराइड्स। तो अब यहाँ पर सेकेराइड्स की बुनियाद पर हमारे पास मुख्तलिफ सारी हैं। एक हमारे पास है मोनोसेकेराइड्स, एक है डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, और एक है पॉलीसेकेराइड। याद रखिए जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। किस बुनियाद पर? नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स की बुनियाद पर कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन पर नहीं, नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स पर। सही है, नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स पर। तो इसमें हमारे पास क्या आ रही है? इसमें हमारे पास आ रही है नंबर 1 मोनोसेकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। अब आते हैं जरा डिस्कस करते हैं किसको? मोनोसेकेराइड को। व्हाट इज मोनोसेकेराइड्स? चले जी, तो हमारे पास आ रही है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स जो है, monosaccharides, what are monosaccharides? The carbohydrates which have only one sugar units। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ और सिर्फ एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल हो, एक ही शुगर मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हो, या अकेले ग्लूकोज पर, या अकेले ट्रायोज पर, या अकेले राइबोस पर, एक ही मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हो, उसमें 2-3 मॉलिक्यूल मिक्स ना हुए हों, अकेला मॉलिक्यूल हो, उसमें कार्बनों की तादाद कितनी हो सकती है अभी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल उस एक मॉलिक्यूल को, एक शुगर यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। सो द मोनोसेकेराइड आर द कार्बोहाइड्रेट विच हैव ओनली वन शुगर यूनिट, जिसमें सिर्फ एक शुगर यूनिट हो,
एक कार्बन ना हो, ये अक्सर आप लोग मिक्स कर देते हो कार्बन को शुगर, एक शुगर यूनिट हो, कार्बन कितने भी हो सकते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। सच शुगर्स आर आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर्स, हम इन्हें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल शुगर भी बोलते हैं। इन मोनोसेकेराइड्स को हम सिंपल शुगर्स या हम इन्हें मोनोसेकेराइड्स भी बोलते हैं। सही है। अच्छा, दे हैव कार्बन, इनमें क्या होती है, इनमें कार्बन्स होती हैं। इनमें कार्बनों की तादाद कितनी हो सकती है? 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। कितने कार्बन हो सकते हैं? 3 से लेकर 7 तक कार्बन हो सकती हैं। अब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि 9 तक भी हो सकती हैं। बहरहाल हमारी किताबों में 3 से लेकर 7 तक पढ़ाया गया है, बट याद रखना, हो सकता है अगर कहीं पे आ जाए तो ये नैनोस तक भी हो सकती है, 9 कार्बन तक भी हो सकती हैं। ठीक है जी। तो मीन यहाँ पर कार्बनों की तादाद इस एक शुगर यूनिट में, इस एक शुगर के मालिक्यूल में कितने कार्बन हो सकते हैं? 3 से लेकर 7 तक होती हैं नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं। इनको 3 कार्बन वाले को बोलते हैं ट्रायोज। जिस शुगर में यूनिट में, जिस मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन हो उसे हम ट्रायोज बोलते हैं। जिसमें 4 हो उसमें उसको टेट्रोज बोलते हैं। जिसमें 5 हो पेंटोज बोलते हैं। जिसमें 6 हो उसको हेक्सोज बोलते हैं। जिसमें 7 हो उसको हेप्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्टोज। मतलब ये ट्रायोज से हेप्टोज तक कुछ भी हो सकते हैं। ये जो मोनोसेकेराइड है ये ट्रायोज से कहां तक हो सकते हैं? हेप्टोज तक हो सकते हैं। आगे चलाऊं? चले जी। नेक्स्ट, इनका जो जनरल फार्मूला है, देयर जनरल फार्मूला इज CxH2OY। और याद रहे मोनोसेकेराइड में ये X और ये Y आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये जो X है और ये जो Y है ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि CxH2OY and here the what? The X and Y number are same. सच लाइक आप लोगों ने सुना हुआ होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग क्या लिखते हो? C6H2O6, है ना। ये देखिए ये X की जगह है और ये किसकी जगह है? Y की जगह है। और इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या है? सेम है। इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या है? सेम है। ओके है। चले जी। अब इसी का फार्मूला इस तरह भी हो सकता है कि CnH2ON H2NON, CnH2NON। फिर देखिए CnH2NON, मतलब इनका फार्मूला उस तरह भी हो सकता है जिस तरह हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, और इस तरह भी हो सकता है जिस तरह हम अभी पढ़ रहे हैं। तो CnH2NON मतलब C6H12O6, क्या ये वाला फार्मूला ऊपर है कि नहीं है? अब देखिए N की जगह हम लोगों ने क्या ली हुई है? 6 ली हुई है। और यहां पर 12 आ रही, 12 कैसे आ रही है? 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2 के साथ, क्योंकि n की जगह क्या आ रही है? 6 आ रही है। 6 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और यहाँ से भी आप लोगों की क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो इससे मुराद है कि इनका फार्मूला ऐसा भी हो सकता है। अगला नेक्स्ट हमारे पास यही फार्मूला हम लोग, चूंकि ये n कॉमन है, ये n यहाँ पर भी है, ये n यहाँ पर भी है और ये n यहाँ पर भी है, ये n तीनों में मौजूद है, कार्बन के पास भी, हाइड्रोजन के पास भी, ऑक्सीजन के पास भी। तो हम इन तीनों n को क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं एज अ कॉमन। तो ये देखिए n को मैंने बाहर निकाला, तो क्या ये फार्मूला हम इस तरह, इस अंदाज में लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट दिस फार्मूला एज CH2O एज अ होल क्या आ रही है? n आ रही है। एज अ होल क्या आ रही है? n आ रही है, क्योंकि इस n को मैंने, जब मैं इस n को दोबारा अंदर करूंगा, दोबारा इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा बाकियों के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वापस वही आ जाएगी, CnH2NON आ जाएगी। ओके है। चले जी। सच लाइक आप लोगों के पास ग्लूकोज का फार्मूला है CH2ON। अगर आप लोग दोबारा इसको वापस यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, अगर आप लोग इसको दोबारा यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई, दोबारा वही आ जाएगा C6
H12O6 हमारे पास दोबारा से आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के 3 फार्मूले में हम लोगों को मोनोसेकेराइड्स की लिखवा दिए। 3, एक फार्मूला ये था, ठीक है जी, और एक फार्मूला हमारे पास ये था, जरा ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला हमारे पास ये है, और अगला फार्मूला हमारे पास ये है। तो मीन्स कितने फार्मूले हमारे पास हो गए? 3 हमारे पास फार्मूले हो गए। ओके है, चले जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है, और वो है नेक्स्ट पॉइंट, वो है कि दे आर स्वीट इन टेस्ट। इनका जायका क्या होता है? इनका जायका मीठा होता है, ये मीठे होते हैं। कांट बी आइडोलाइज, इनको आप मजीद आइडोलाइज नहीं कर सकते। आइडोलाइज से मुराद है आप इनको वाटर में डालोगे तो ये मजीद आपके पास मजीद नहीं टूटेंगे। क्यों नहीं टूटेंगे? क्योंकि ये खुद छोटे मालिक्यूल, ये मजीद छोटे मालिक्यूल में नहीं जा सकती। हाँ, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो है उनको अगर हम पानी में डालेंगे तो वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, फर्दर छोटे छोटे मालिक्यूल में, छोटे छोटे मोनोमर में, मोनोसेकेराइड में डिवाइड हो सकते हैं। मगर मोनोसेकेराइड मजीद खुद पानी में मजीद छोटे छोटे मालिक्यूल में डिसोसिएट नहीं हो सकता, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, तो इसलिए कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। अगला पॉइंट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, ये याद रखना। मोनोसेकेराइड आर दी इजीली सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट इन वाटर। वाटर में सबसे ज्यादा जो सॉल्युबल है वो कौन है? वो मोनोसेकेराइड है। अगला पॉइंट, दे मे एग्जिस्ट इन व्हाट? दे मे एग्जिस्ट इन ओपन फॉर्म और इन रिंग फॉर्म्स। ये ओपन फॉर्म में भी पाए जाते हैं और ये रिंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मोस्टली ये रिंग फॉर्म में होते हैं, हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, या कहीं पर भी एक्सी सॉल्यूशन के अंदर। याद रखिए, ये ओपन स्ट्रक्चर में नहीं पाए जाते, ये रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। पहली बात, ये रिंग स्ट्रक्चर में क्यों जाते हैं? इसलिए ताकि इनका जो है, इनका साइज स्मॉल हो जाए, इनके साइज स्मॉल होने की वजह से, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा डिस्टॉर्शन ना हो, ये स्टेबल हो जाए। तो उस स्टेबिलिटी की खातिर क्या कर लेते हैं? ये अमूमन रिंग की शक्ल में रहते हैं। किस शक्ल में रहते हैं? रिंग की शक्ल में रहते हैं। तो याद रखिए, ये रिंग शक्ल में भी रहते हैं और ओपन फॉर्म में भी रहते हैं। ओपन फॉर्म में ये अनस्टेबल होते हैं, रिंग फॉर्म में ये अमूमन स्टेबल होते हैं, ये याद रखना। तो ये कितने फॉर्म में रहती है? 2 फॉर्म में। ओपन फॉर्म में भी रह सकती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और रिंग फॉर्म में भी रह सकती हैं। मगर ओपन फॉर्म में ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितना किस फॉर्म में है? रिंग फॉर्म में है। तो चले जी, अब ज़रा देखते हैं इनका ओपन फॉर्म क्या है और देखते हैं कि इनका रिंग स्ट्रक्चर क्या है। आते ज़रा, यहां पर मेरे पास जो आ रही है वो ये है कि ये इनके रिंग फॉर्म्स हैं और ये इनके ये रिंग फॉर्म है, ये वाले, और ये वाले इनके ओपन फॉर्म है। मतलब ये ओपन और रिंग दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, मोनोसेकेराइड जो है वो ओपन और रिंग दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं जरा इन ओपन को भी समझते हैं और इन रिंग को भी समझते हैं। अगर ये ओपन फॉर्म में है, दिस वन, अगर ये इस सूरत में है, इनको बोलते हैं ओपन फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनको हम ओपन फॉर्म बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड व्हाट? द ओपन फॉर्म्स। अब ये जो ओपन फॉर्म है, ये या तो ओपन फॉर्म में एल्डिहाइड की शक्ल में होंगे, ये सुनिए, ये बड़ा अहम है, या तो ओपन फॉर्म में ये एल्डिहाइड की सूरत में होंगे, या तो ये कीटोन की सूरत में होंगे। याद रखिए, ओपन फॉर्म में ये 2 हालतों में रहती है, एल्डिहाइड या कीटोन्स। एल्डिहाइड फॉर्म और कीटोन फॉर्म। याद रखिए, ओपन फॉर्म में ये 2 हालतों में रहती है, एल्डिहाइड फॉर्म और वी कैन से कीटोन फॉर्म। जबकि रिंग फॉर्म में, जरा सुनिए, ध्यान दीजिए, जबकि रिंग फॉर्म में
जबकि रिंग फॉर्म में जब ये रहती है तो ये दो हालतों में रहती हैं। रिंग फॉर्म में ये दो हालतों में रहती हैं, या तो ये फ्यूरेन शक्ल में रहती हैं। फ्यूरेन क्या है? फ्यूरेन इस मालिक्यूल को बोलते हैं, दिस मालिक्यूल इज कॉल्ड फ्यूरेन। मतलब ये फ्यूरेनोस शक्ल में रहती है या पायरेनोस शक्ल में रहती है। आप लोगों ने सुना हुआ होगा, बायोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा, फ्यूरेनोस और पायरेनोस। मतलब ये या तो फ्यूरेन की शक्ल में या फायरेन की शक्ल में। अब कौन फायरेन शक्ल में रहता है डिस्कस करेंगे, कौन फ्यूरेन शक्ल में रहता है डिस्कस करेंगे। याद रखिए जो एल्डिहाइड है, जो एल्डोसिस है, जो एल्डिहाइड की शक्ल में रहते हैं या जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, ये किस फॉर्म में रहते हैं? ये रहते हैं पायरेन शक्ल में, पायरेनोस। दे एग्जिस्ट इन पायरेनोस। मतलब एल्डोसिस, ये सुन लें, ये प्लीज, ये बातें जरूरी है। एल्डोसिस एग्जिस्ट इन रिंग फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पायरेनोस। मतलब जो एल्डिहाइड वाले होते हैं, जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, ये अगर रिंग फॉर्म में रहते हैं तो ये पायरेनोस में रहते हैं। और जो कीटोन वाले हैं, कीटोन वाले जो हैं, दे एग्जिस्ट इन व्हाट? इन फ्यूरेन फॉर्म। तो कहने से मुराद है कीटोसिस, इन्हें बोलते हैं कीटोसिस क्योंकि इनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो उन मोनोमर्स को हम बोलते हैं कीटोसिस। तो जो कीटोसिस होते हैं या जो कीटोज होते हैं, ये कीटोस शुगर जो होते हैं, ये आपके पास फिर रहते हैं फ्यूरेनोस फॉर्म में, फ्यूरेनोस फॉर्म में। ये प्लीज ये आप लोग याद रखना, पायरेनोस फॉर्म में कौन रहती है और फ्यूरेनोस फॉर्म में कौन रहती है। तो पायरेनोस फॉर्म में रहती है एल्डिहाइड वाले और फ्यूरेनोस फॉर्म में रहते हैं कौन वाले? कीटोन्स वाले। सही है। अभी अच्छा, अब इसके बाद फर्दर चलते हैं मजीद हमारे पास टुवर्ड द व्हाट next, and we have here there are 20 मोनोसेक्राइड्स। कितने मोनोसेक्राइड्स हमारे पास पाए जाते हैं? 20 टाइप्स के हमारे पास मोनोसेक्राइड मौजूद है। याद रखना कितने तरह के मोनोसेक्राइड्स हैं? 20 तरह के मोनोसेक्राइड्स हमारे पास पाए जाते हैं। फिर इनसे हमारे पास क्या बनती है? पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। तो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स इन नेचर। हमारे कुदरत में 20 तरह के मोनोसेक्राइड्स हैं। अब ये 20 तरह के मोनोसेक्राइड दो तरह की हो सकती हैं, या तो एल्डोसिस हो सकते हैं, एल्डोज हो सकते हैं, या तो कीटोज हो सकते हैं। या तो एल्डोज या फिर क्या हो सकते हैं? कीटोज हो सकते हैं। एल्डोज किसे बोलते हैं? एल्डोज और एल्डोज उन हम मोनोसेक्राइड्स को बोलते हैं जिनमें क्या मौजूद हो? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? फार्माइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फार्माइल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जबकि कीटोन वाले को, जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, उन्हें हम बोलते हैं कीटोसिस। और कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटाइल। ये तो अभी आप लोगों को ऊपर लिखवाया, एक फार्माइल और एक एसिटाइल। अब एल्डोसिस कौन है? जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो और जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, हम क्या बोलते हैं? कीटोस। तो कहने से मुराद है कि एल्डिहाइड के एग्जांपल कौन से आ रहे हैं? एल्डिहाइड के एग्जांपल हमारे पास आ रहे हैं ग्लाइसरल्डिहाइड्स और ग्लूकोज वगैरह। ग्लूकोज, ग्लाइसरल्डिहाइड, ये जो है ये कौन है? ये आपके पास एल्डोसिस है, क्योंकि इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? वो एल्डिहाइड है। कैसे? आप लोगों में से अक्सर स्टूडेंट ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा भी हुआ है। C+O H क्या आ रही है? C और यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन आ रहे हैं? 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन 6 कार्बनों को यहाँ पर क्या लगे हुए होते हैं? OH, और क्या लगे होते हैं? H वगैरह लगे होते हैं। ठीक है जी, यहाँ से। अच्छा, तवज्जो फरमाइएगा। अब ये जो आप लोगों का मॉलिक्यूल है, जो मोनोसेक्राइड है, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये हमारे पास एल्डिहाइड है या नहीं है?
और इस एल्डिहाइड के साथ बहुत सारे OH लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, है ना। और जिसके पास बहुत सारे क्या लगे हुए हों, OH लगे हुए हों, ऐसे एल्डिहाइड को हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को, इस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं अल्डोज। क्या बोलते हैं? अल्डोज बोलते हैं। तो ये तो आप लोगों के पास अल्डोसिस। अब चलते हैं किस तरफ? कीटोन्स की तरफ। कीटोन हमारे पास क्या होते हैं? व्हाट आर कीटोन्स? तो कीटोन जो है, कीटोसिस किनको बोलते हैं? उन कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव कीटोन फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो, हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें कीटोसिस बोलते हैं, कीटोस बोलते हैं, कीटोस शुगर बोलते हैं। तो शुगर दो तरह की है, मोनोसेकेराइड दो तरह की है, या तो एल्डोज होगी या तो कीटोस होंगी। अब कीटोस क्या है? कीटोस जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप हो। अब इनकी एग्जांपल कौन आ रही है? फ्रुक्टोज आ रही है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आ रही है। फ्रुक्टोज भी आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, मैं जानता हूं, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मैंने आप लोगों को अभी ऊपर पढ़ाया। तो यहां पर हमारे पास जो आ रही है सी अनदर वन, कितने कार्बन आ गए? 6। और यहां पर दूसरे कार्बन पर क्या लगी है? C डबल बॉन्ड O। आप चेक करें, ये जो फ्रुक्टोज है, इसमें हमारे पास जो एल्डिहाइड, जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसके पास कितने कार्बन लगे हुए हैं? 2 कार्बन। तो इसे हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। और जिस शुगर में, जिस कार्बोहाइड्रेट में कीटोन मौजूद हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं कीटोस शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोस शुगर, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। समझ रहे हो भैया? एल्डोज और कीटोस समझ आ गई? अच्छा, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। अगला पॉइंट यूजर वो क्या है? ये बड़ा अहम है। दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। अक्सर आप लोगों ने सुना हुआ होगा रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये अक्सर क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये जो मोनोसेकेराइड है, दे आर मोस्टली व्हाट? दे आर मोस्टली रिड्यूसिंग शुगर। क्या मुराद है रिड्यूसिंग शुगर? आप लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट का वर्ड सुना हुआ है। फर्स्ट ईयर में हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बहुत ही अच्छे अंदाज में हम पढ़ते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा हुआ है रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट से क्या मुराद? जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज करें। तो याद रखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो मोनोसेकेराइड है, ये खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, और दूसरों को क्या कर देते हैं? रिड्यूस। दूसरों को क्या करते हैं? दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज। ऐसे शुगर्स को या ऐसे एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या कहलाती है भैया? रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाती। हम इन्हें क्या बोलते हैं छोटे? हम इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं। समझ आ रही है? ओके यहां तक? चले जी। अब एक और पॉइंट, और वो ये है कि ये जो मोनोसेकेराइड होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये ऑप्टिकली क्या होते हैं? ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या है? दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव तो जानते हो। ऑप्टिकली एक्टिव से मुराद कि ये सारे जो हैं, ये लाइट को रोटेट कर सकते हैं। लाइट को रोटेट करने वालों को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और जो शुगर्स होते हैं, स्पेशली जो मोनोसेकेराइड होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जरूर 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 2, 3, 4 क्या पाए जाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन इनमें जरूर पाए जाते हैं। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। मीन दे मे बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड थे जिनमें क्या मौजूद हो? कायरल कार्बन। आप लोगों ने सुना हुआ है किसके बारे में? कायरल कार्बन के बारे में। कायरल कार्बन। कायरल कार्बन से मुराद ऐसा कार्बन जिसके पास क्या हो? 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हो, उनको बोलते हैं कायरल कार्बन। और शुगर्स के पास या मोनोसेकेराइड्स के पास या पॉलीसेकेराइड्स के पास या ओलिगोसेकेराइड के पास, मतलब कार्बोहाइड्रेट के पास जो कार्बन होते हैं, उनमें आप लोगों को ज़रूर कायरल कार्बन मिलते हैं। और इन कायरल कार्बन की वजह से ये जो
कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव से मुराद मीन दे कैन रोटेट द लाइट, ये लाइट को घुमा सकते हैं या तो राइट डायरेक्शन में या तो लेफ्ट डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आप लोग इसे डी आइसोमर बोलते हो, और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आप लोग इसे क्या बोलते हो, एल आइसोमर बोलते हो, लिवो आइसोमर बोलते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। सही है भैया, मज़ीद चलते हैं। अगला पॉइंट जो जरूरी है याद रखिए, ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, मोनोसेकेराइड जो होते हैं, याद रखिए मोनोसेकेराइड्स आर मोनोमर्स। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, ये मोनोमर्स होते हैं। मोनोसेकेराइड्स आर मोनोमर्स। मोनोसेकेराइड्स क्या होती है भैया, मोनोसेकेराइड्स मोनोमर्स होती हैं। मोनोमर्स अभी मैंने पढ़ाया हुआ था कि इनसे पॉलीमर बनते हैं। मतलब ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज अपने ग्लूकोज से बार बार मिलते 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 क्या बनाती है, एक लार्ज मॉलिक्यूल जिसे आप लोग सेलुलोज बोलते हो, स्टार्च बोलते हो, ग्लाइकोजन बोलते हो। वो पॉलीमर है, वो किससे बने हुए हैं, ग्लूकोज से। और ग्लूकोज कौन है, ग्लूकोज एक मोनोमर है, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड क्या होती है, मोनोमर्स होती हैं। मोनोसेकेराइड्स आर व्हाट, मोनोसेकेराइड्स आर मोनोमर्स बिकॉज दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल, ये छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। और ये हमारे पास क्या होती हैं, दीज कैन एक्ट एज व्हाट, एज अ मोनोमर्स। ये मोनोमर के तौर पर काम कर सकते हैं, मतलब ये एज अ मोनोमर इस्तेमाल हो सकते हैं। इनसे ओलिगोसेकेराइड, इनसे पॉलीसेकेराइड, इनसे पॉलीमर बन सकते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं मोनोमर्स। तो ये मोनोमर भी हो सकते हैं, मोनोमर भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं लास्ट में, पढ़ते हैं इनके एग्जांपल्स। इनके एग्जांपल कौन कौन से हमारे पास आ रही है, तो देयर एग्जांपल्स आर ट्रायोज जिसमें 3 कार्बन हो, टेट्रोज जिसमें 4 कार्बन हो। 4 कार्बन वाले में कौन आते हैं, 4 कार्बन वाले में हमारे पास गैलेक्टोज आता है, और हमारे पास क्या रहता है, एरिथ्रोज आता है, एरिथ्रोज आता है। अगला पेंटोज, 5 कार्बन वाले शुगर जो होते हैं ये पेंटोज कहलाते हैं, जिनमें 5 कार्बन हो। उन मोनोसेकेराइड्स को हम बोलते हैं पेंटोज, जनरल नाम है पेंटोज। मगर इनके जो स्पेसिफिक एग्जांपल है वो है राइबोज शुगर। आप लोगों ने बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा अपने जाइगोट में, राइबोज शुगर, राइबोज है, जाइलोज है। ये जो राइबोज होते हैं, ये जो जाइलोज होते हैं, दीज आर एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ 5 कार्बन, मीन दे आर पेंटोजेस, ये पेंटोज होते हैं। अगला हमारे पास एक्सोज। एक्सोज तो बहुत मशहूर है हमारे पास, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, मुख्तलिफ सारे हमारे पास पॉसिबल है। तो ये हमारे पास हम इन्हें क्या बोलते हैं, ये है एक्सोजिस। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, एक्सोजिस। मतलब इनमें 6 कार्बन पाए जाते हैं, इनमें कार्बनों की तादाद 6 है, इसलिए इन्हें बोलते हैं एक्सोजिस। हेप्टोजिस, जिनमें कार्बनों की तादाद 7 हो, उन्हें हम बोलते हैं हेप्टोजिस। हेप्टोजिस की एग्जांपल कौन आ रही है, हेप्टोजिस की एग्जांपल आ रही है मेनोहेप्टुलोज। मेनोहेप्टुलोज एक एग्जांपल है। अगला एग्जांपल जो हमारे पास आ रही है दैट इज सीडोहेप्टुलोज। ये आपके पास दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ये मोनोसेकेराइड के एग्जांपल हैं, और बाकायदा मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ मोनोसेकेराइड पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मोनोसेकेराइड में बहुत सारा नॉलेज आया हुआ होगा, और शायद ये आप लोगों के पास जो इल्म था, ये इसमें अक्सर पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग थे। अब पायरेनोज और पेरोनोज में आप लोग टेंशन ना ले, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ये सारी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रिंग एंड ओपन चेन, आइसोमेरिज्म, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इसमें आप लोग टेंशन ना लें। बहरहाल ये थी हमारी डिस्कशन आज के लिए मोनोमर्स के और कार्बोहाइड्रेट्स की शुरुआत हमने की, और हम लोगों ने मोनोमर्स पढ़ाए और हम लोगों ने मोनोमर्स को पढ़े। मोनोमर यहाँ पर क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अबाउट दी ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड आज ख़त्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद द खुदाई पामान।